हमारे डेटा में कितने सारे डिपार्टमेंट हैं। तो ये हमारे पास लिस्टिंग डिपार्टमेंट की लिस्ट आ गई। जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, कोई बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स सर्विस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ट्रेनिंग, डिफरेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि अपने सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा लेकर आ जाऊँ जो कि इंजीनियरिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, वेयर डिपार्टमेंट इन इंजीनियरिंग और मार्केटिंग। ठीक है, क्वेरी कंप्लीट हुई, रन क्वेरी करता हूँ। तो मेरे पास अब वो जो डेटा आ रहा है वो इन मार्केटिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोगों का ही आ रहा है। क्या हुआ, एक भी इंजीनियर नहीं आ रहा क्या? स्पेलिंग से लिखी है इंजीनियरिंग की मैंने? कहाँ? यहाँ इंजी ये अरे भाई इंजीनियरिंग की स्पेलिंग लिख लें भाई, इसमें मुश्किल थोड़ी है जी। ERING। ठीक है, उसको सर्च नहीं मिला था, स्पेलिंग अलग लिखा था, तो जो मिला उसने ला के दे दिया सिंपल मुझे। ठीक है, अब इंजीनियरिंग और मार्केटिंग बोथ आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, मार्केटिंग और इंजीनियरिंग दोनों आपके पास निकल कर डेटा आ रहा है। तो इन क्लॉज दोबारा क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं जी। लाइक यही इफ कंडीशन आपके पास SQL के अंदर जो लग रही होती है वो केस वैन की फॉर्म में लग रही होती है। ठीक है, और केस वैन की कंडीशन दोनों जगह लग सकती है, सिलेक्ट के बाद भी लग सकती है और वेयर के बाद लग सकती है। मतलब ये अगर आप डेटा को फ़िल्टर कर रहे हैं किसी कोई कंडीशन लगाने के बाद, तो आप कंडीशन लगाने के बाद डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लें और फिर वहाँ से फ़िल्टर आउट कर लें, नहीं तो अपने डेटा को यहाँ पर चेंज भी कर लें। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज, मैं सिंपल अभी टेबल आपको रन कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो जो मैनेजरियल वाली क्वेरी हमने वहाँ लिखी थी पहले, उस तरह की एक क्वेरी इधर भी लिख लें। और यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रॉपर एक कॉलम क्रिएट कर लूँ अपने पास। ठीक है, कि जिसके अंदर आ जाए कि ये बंदा मैनेजर है और ये बंदा मैनेजर नहीं है। अब तक तो डेटा फिल्टर आउट हो रहा था ना, डेटा फिल्टर आउट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, वेयर, यहाँ है कॉलम का नेम जॉब टाइटल लाइक मैनेजर, यही कर रहे थे। तो आपके पास वो सारे लोग आ रहे थे जो मैनेजरी लेवल पे थे। सही है, किसी के नाम के बीच में मैनेजर आ रहा था, किसी के नाम के आखिर में मैनेजर आ रहा था, किसी के नाम के शुरू में मैनेजर आ रहा था, लेकिन वो मैनेजर थे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर कॉलम क्रिएट होकर आ जाए जिसके अंदर आपके पास मैनेजर या नॉन मैनेजर्स आपके पास आ रहे हैं। क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ जाती है केस वैन यूज़ करने की। ठीक है, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा आपको पता है कि एंटर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, केस वैन कंडीशन, केस वैन लिखा, कंडीशन, जब आपका जॉब टाइटल मैनेजर की तरह हो, लाइक मैनेजर, देन क्या बोलो, आप उसको मैनेजर बोल दो। ठीक है, और जब ये कंडीशन फेल हो रही हो तो एल्स
नॉन मैनेजर। ठीक है, केस वैन जब आप लिखते हैं तो आपको आखिर में केस वैन को ख़त्म करने के लिए एंड लिखना पड़ता है। सही है, केस वैन जॉब टाइटल लाइक मैनेजर देन मैनेजर एज नॉन मैनेजर एंड, यानी कि ये जो एक कंडीशन डिफाइन कर रहे थे, केस बना रहे थे, वो केस आपका अब एंड होगा। क्या होगा, मेरे पास एक न्यू कॉलम क्रिएट होगा, केस के अंदर मैनेजर या नॉन मैनेजर सारे होंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने कहाँ लिखी है, सिलेक्ट के बाद लिखी है। तो इट्स मीन क्या हुआ कि ये खुद इटसेल्फ एक कॉलम बन गया। ठीक है, चाहें तो आप यहाँ पर जॉब टाइटल साथ में कॉल करा के देख लें। एक कॉलम जॉब टाइटल हो गया, दूसरा कॉलम आपके पास ये जो हो गया जो आपने अभी केस वैन करके बनाया है। ठीक, चीफ डिज़ाइन इंजीनियर, इंजीनियर है, मैनेजर नहीं है, नॉन मैनेजर है। रिसर्च एसोसिएट, नॉन मैनेजर है। ह्यूमन रिसोर्स एनालिस्ट, नॉन मैनेजर है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट टू, नॉन मैनेजर है, असिस्टेंट है वो। ठीक है, सॉल्यूशन इंजीनियर मैनेजर, मैनेजर है। ठीक है, तो आपके पास एक कॉलम आपने क्रिएट कर लिया अब केस वैन को यूज़ करते हुए कि जिसमें आपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया मैनेजर नॉन मैनेजर। ये डेटा था नहीं, आपने बना लिया, आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक है, एलियस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, एस करके डिफाइन करते हैं। इस कॉलम का नाम आ रहा है अननोन, आप बोलते नहीं भाई अननोन कॉलम क्यों नाम दें इसको, प्रॉपर जब मैंने कॉलम बनाया इसका नाम दे देते हैं। क्या नाम दें, मैनेजर कॉलम, कुछ भी बोल दें, खाली मैनेजर भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम देते हैं आप इसको। अच्छा, क्या ये आपका हमेशा के लिए कॉलम बन गया? ये टेबल, ये जो आपने कॉलम क्रिएट किया मैनेजर कॉलम, ये आपके डेटाबेस के अंदर जो मौजूद टेबल है उसके अंदर जाके सेव हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सिलेक्ट की कमांड यूज़ की है, और सिलेक्ट की कमांड यूज़ करते हुए ये आपने अभी अपने सामने बनाया है। जब आप क्वेरी रन करेंगे तभी ये शो होगा, ये क्वेरी का मोहताज है। यानी कि ये पूरा कॉलम क्या है, ये पूरा कॉलम कुछ भी नहीं है, ये इस कॉलम के ऊपर एक इफ़ की कंडीशन है जो आपको उस फॉर्म में डेटा दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्म करके दिखा रहा है। आप इसकी जगह कुछ और वैल्यूज़ ले लें, मैनेजर की जगह 1 2 3 4 वैल्यू ले लें, आपको वो दिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप जिस भी फॉर्म में आप डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगी उस फॉर्म में दिखाएगा। क्लियर हुआ? बस आपको मैंने फंक्शंस करवाए थे, स्ट्रिंग फंक्शंस करवाए थे, न्यूमेरिकल फंक्शंस दिखाए थे, डेट फंक्शंस दिखाए थे मैंने आप लोगों को? नहीं दिखाए थे? दिखाए थे? नहीं, कहा था देख कर आइएगा आपको, ये भी नहीं कहा था डेट फंक्शन का। ये क्वेरी ख़त्म हो गई, क्लियर हो गई। आसान से लेके चल रहा हूँ कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट थोड़े से मुश्किल हैं। अच्छा, इसकी एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। और क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी हम, बल्कि रुक जाए, अच्छा देखें, ये जो मैंने कंडीशन लगाई है ना, ये लाइक की कंडीशन लगाई है, असल में वर्किंग क्या हो रही है, ये कंडीशन है। आपने बताया कि आपको पता है कि आपने कंडीशंस मल्टीपल टाइम्स लगाई हैं और मल्टीपल कंडीशंस भी एक साथ लगाई हैं, यानी कि 2 कंडीशन को मिलाने के लिए आपने एंड यूज़ किया है, सही है, और यूज़ किया है, नॉट यूज़ किया है, ठीक है, इन क्लॉज भी यूज़ की है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस जगह पे आ सकती हैं। ठीक है, किस तरह से कि अगर आप चाह रही हैं कि जॉब टाइटल सिर्फ मैनेजर ना हो, बल्कि आप ये कहना चाह रही हैं कि
चलिए इसको दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप सिर्फ मैनेजर और नॉन मैनेजर पे वर्किंग करना नहीं चाह रही हैं, आप बल्कि 2-3 कैटेगरीज मज़ीद डिफ़ाइन करना चाह रही हैं। जो लोग मैनेजर थे आप उनको कहना चाह रही हैं कि वो मैनेजर बन जाएँ, जो लोग डेवलपर हैं वो डेवलपर बन जाए, सही है। जो लोग अकाउंटेंट हैं उनके नाम क्या अकाउंटेंट आ जाए। तो मुख्तलिफ आप कैटेगरीज़ बनाना चाह रही हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इफ़ के अंदर मज़ीद इफ़ लगाना पड़ेगा कि जब उसकी परसेंटेज बच्चे की 80 नहीं है तो उसके बाद 70 चेक कर लो, 70 नहीं है 60 चेक कर लो, 60 नहीं तो 50 चेक कर लो। अगर 50 से बड़ी है तो सी ग्रेड दे दो, 60 से बड़ी है तो बी ग्रेड दे दो, 70 से बड़ी है तो ए ग्रेड दे दो। तो इफ़ के अंदर इफ़ मज़ीद इफ़ सही है। तो फिर जब कंडीशन नेस्टेड इफ़ की आ रही होगी तो इधर भी आपको काम नेस्टेड इफ़ वाला करना होगा। केस व्हेन जॉब टाइटल लाइक मैनेजर तो मैनेजर बन जाए। अभी एल्स की कंडीशन हमारी सबसे आखिर में आएगी। दूसरी कंडीशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा वैन लिखना पड़ेगा। वैन जॉब टाइटल लाइक अकाउंट लाइक डेवलपर कर देना चलें। ठीक है, जब उसके नाम में डेवलपर आ रहा हो तो आप उसको डेवलपर कह दें। जब उसके नाम में इंजीनियर आ रहा हो तो इंजीनियर लिख दें। क्या, अरे एक ही बात है, वो तो मिस्टेक कुछ भी कर दूँ तो बन जाएगा ना, वो तो कुछ नहीं बन जाएगा। चल अच्छा किया बता दिया, सही है। बाकी सबको नॉन मैनेजर या बाकी सबको आप एक काम करें, बाकी सबको अदर्स कहते हैं। ठीक है, मैं इस कॉलम का नाम कह देता हूँ जॉब टाइटल 2 बोल देता हूँ इसको मैं। ठीक है, क्वेरी रन की, एनालिस्ट जो है वो सब अदर्स में आ रहे हैं, मैनेजर में आ रहा है। ठीक है, ये देखें ये रहा डेवलपर, आपका डेवलपर 3 आपका डेवलपर में आ रहा है। ठीक है जी, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका इंजीनियर में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया केस वैन का। सबसे आखिर में आप एल्स लेंगे और एंड कर देंगे। जब तक एल्स नहीं लिखेंगे जब तक आप एंड नहीं लिख पाएंगे। सही है, ये पूरी कंडीशन मिलकर एक कॉलम बना रही हैं, एक कॉलम शो कर रही है। यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकती हैं। किस तरह से, आप दो कॉलम की बेसिस के ऊपर वैल्यूज़ लेकर आ जाएं। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि वो एम्प्लॉइज़ जो कि एक स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग करते हों, लेट्स सपोज ओहायो स्टेट यहाँ पे हमारे पास है, ओहायो स्टेट से बिलोंग करते हों और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी जॉब करते हों। ठीक है, उनको आप कह देंगे ये आपके पास टॉप कस्टमर्स हैं, सॉरी टॉप एम्प्लॉयज़ हैं, और बाकी वो कह देंगे अदर्स नहीं हैं। अब जो आप कंडीशन लगाएंगे वो दो अलग कॉलम के बेसिस के ऊपर लगा रहे होंगे। कैसे लगी, अगर इस तरह की कंडीशन आपको लगानी है, व्हेन डिपार्टमेंट इक्वल्स टू कोई और डिपार्टमेंट ले लेते हैं, सेल्स ले लेते हैं सर। ठीक है, सेल्स एंड
लोकेशन स्टेट इज इक्वल टू ओहायो, देन आप बोल दें टॉप एम्प्लॉई है हमारा ये, ठीक है, एल्स अदर्स। ठीक है, ये डेटा आ जाएगा। इशू क्या है, मैंने एंड नहीं लगाया। ठीक है, मुझे पता कैसे चलेगा मेरी क्वेरी सही काम कर रही है? मुझे ज़ाहिर कॉलम को कॉल करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट और लोकेशन स्टेट को साथ में कॉल करना पड़ेगा, तब मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो सही फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही है, ये देखें सेल्स में जॉब करता है बंदा और साथ में ओहायो डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, तो ये टॉप एम्प्लॉय बन गया, बाकी सब अदर्स हैं। ठीक है, ओहायो के अंदर जॉब तो कर रहे हैं लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर रहे, तो जो लोग सेल्स डिपार्टमेंट के होंगे तो ये सेल्स डिपार्टमेंट का, लेकिन किसी और डिपार्टमेंट का, ये भी अदर्स हो गया। ठीक है, जो सेल्स डिपार्टमेंट का है और ओहायो में जॉब कर रहा है वही आपके पास एज अ टॉप एम्प्लॉय आएगा। ठीक है, तो एंड ज़ाहिर है आप यहाँ पर कंडीशन मुख्तलिफ लगा सकते हैं, एंड वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं आप, इन भी लगा सकते हैं और ग्रेटर दैन, लेस दैन, सब चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, अपर ट्रिम वाली कंडीशन करके भी इधर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है आपके वैल्यूज़ को क्लीन करना है और एक फॉर्मेट में ला के आपको देना है। ठीक है, तो एक चीज़ के अंदर मल्टीपल चीज़ें कॉल हो सकती हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ बस क्या चीज़ मिस हो गई थी, या हमारे पास मिस हो गया था, केस वैन तो हमने कर लिया है। ग्रुप बाय, ठीक है, अब आ जाएं ग्रुप बाय के ऊपर। अभी तक आप जब भी वर्किंग करते थे आप यूनिक वैल्यूज़ के लिए डिस्टिंक्ट यूज़ करते थे। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, डिस्टिंक्ट क्या काम करता है, यूनिक वैल्यूज़ आपको फैच करके ला के देता है। लेकिन मुझे यहाँ से ये बात पता नहीं चल रही कि मेरे पास इस डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट में कितने हैं, सिर्फ ये पता चल रहा है कि मेरे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, बिज़नेस डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट है, सेल्स एक डिपार्टमेंट है, बाकी चीज़ें बाकी डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह हैं। और जब मुझे वर्किंग करनी होगी मैं टोटल मेरे पास कितने नंबर ऑफ़ रोज हैं, तो मैं काउंट शहरिक या फिर काउंट ऑफ आईडी का कॉलम यूज़ करते हुए ये वर्किंग कर लेता हूँ, जिससे मुझे सिर्फ टोटल नंबर ऑफ़ रोज पता चल जाती हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को क्लियर है। देखिए, मैं चाह रहा हूँ हर एक डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास काउंट निकल कर आ जाए कि इस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, इस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। सही है, एक्सेल में पिवट टेबल यूज़ किया है किसी ने? किया है, चलो मसला नहीं है। जी, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें डिपार्टमेंट वाइज अगर काउंट चाहिए, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा था किस चीज़ की, मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा था पिवट टेबल की। ठीक है जी, पिवट टेबल बेसिकली क्या काम करता है, तो पिवट टेबल को देख लें। ये लेट्स सपोज मेरे पास एक कस्टमर का डेटा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर पिवट टेबल अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये वही जिस तरह का आपके पास एसक्यूएल के अंदर कोई डेटा सेट है, उस तरह से ये एक डेटा सेट है। एसक्यूएल के अंदर आप क्या कर रहे हैं, बार बार जा के किसी भी टेबल के ऊपर जा के फ़िल्टर लगा रहे हैं। ठीक है, जो फ़िल्टर लगा रहे हैं डेटा आ रहा है, मल्टीपल फ़िल्टर लगाने मल्टीपल फ़िल्टर लगा रही हैं आप। ठीक है, तो जैसा फ़िल्टर लगा रही हैं वैसा डेटा आपके पास फॉर्म में आ रहा है।
उसके सर्टेन कॉलम देखना चाह रही हैं, उसके सर्टेन कॉलम देख रही हैं, सिर्फ यही काम कर रही हैं। इसके अलावा और आप लोग कोई अभी तक काम नहीं कर रहे। ठीक है, अभी आपने नई चीज़ क्या सीखी, आपने एक्सेल के ज़माने बोलूँ तो आपने एक नया कॉलम क्रिएट करना सीख लिया बाय यूजिंग इफ़ कंडीशन। सही है। और इससे पहले जो और वर्किंग आपने सीखी वो क्या है कि आपने कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ करना सीख लिया, जैसे अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन। सेम फंक्शन इधर भी हैं, वो क्या करेंगे, आपके डेटा को अपर में कन्वर्ट कर देंगे। सही। लेकिन डेटा आपका कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, किसी और लेवल के ऊपर चेंज नहीं हो रहा। सही। जो भी वर्किंग हो रही है उस नए कॉलम के ऊपर हो रही है, या वही डेटा आपका फिल्टर के होकर छोटा आपको होके दिख रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी चेंज नहीं हो रही। सही। अगर इस टेबल के ऊपर आप पिवट टेबल लगाते हैं और मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जेंडर वाइज कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने कस्टमर्स हैं, तो मैं यहाँ पे जेंडर को रॉस में डिवाइड करता हूँ, तो बताता है कि जेंडर की यूनिक वैल्यूज़ ये हैं। और इसके ऊपर मैं काउंट निकाल लेता हूँ, तो मुझे इस तरह से काउंट मिल जाता है। सही। अब मेरे पास डेटा जो कि इस फॉर्म में डेटा था वो ट्रांसफॉर्म होकर किस फॉर्म में आ गया, मेल फीमेल का काउंट निकल कर आ गया कि इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, और इतनों का डेटा, इतनों का जेंडर डिफाइन नहीं है, मिसिंग हुआ हुआ है। सही। यही चीज़, अच्छा इसे मैं जेंडर पे नहीं, मैं किसी भी कॉलम के ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है, मैरिटल स्टेटस में कर लेता हूँ, ये मैरिड और सिंगल के ऊपर आ गया। ठीक है, एजुकेशनल लेवल के ऊपर कर सकता हूँ, कितने लोग बैचलर्स हैं, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोग हाई स्कूल से पास हैं, कितने लोग पार्शल स्कूल से पास हुए हैं। ठीक है, एंड मल्टीपल कंडीशन आप लगा सकते हैं। तो इधर भी आप क्या करने जा रहे हैं, इधर भी हम एक ग्रुप बाई की कंडीशन लगाने जा रहे हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट वाइज कितना काउंट मेरे पास मौजूद है एम्प्लॉइज़ का। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज ग्रुप बाय, किस पे ग्रुप लगाना है आपको, यानी कि क्या चीज़ चाहती हैं आप, डिपार्टमेंट वाइज काउंट चाहती हैं, तो डिपार्टमेंट के ऊपर आपको ग्रुप बाय लगाना है। ठीक है, आपका मेन हदफ डिपार्टमेंट की वैल्यू को फाइंड करना है कि डिपार्टमेंट वाइज कितना डेटा मौजूद है आपके पास, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, अब यहाँ पर सिलेक्ट ऑल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। ग्रुप बाय का तकाजा ये है कि जिस कॉलम को आपने ग्रुप बाय में कॉल किया हुआ है, सबसे पहले उसको यहाँ पे आप लिख दें। ठीक है, अगर इस क्वेरी को आप इतना चलाते हैं तो ये आपको वही डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ही निकाल के देगा जो आपको डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज ला के देगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे आपने ग्रुप बाय किया है। ग्रुप बाय आपको अलाउ करता है कि आप कॉलम की जिसको आपने ग्रुप बाय किया है उसका नाम लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम में आप कोई एग्रीगेट फंक्शन लगा दें, वरना जनरली आप एक कॉलम के नेम को कॉल करने के बाद एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगा सकते थे। एक वक्त में या तो एग्रीगेट फंक्शन लगता था, या तो एक वक्त में मुख्तलिफ कॉलम्स आप कॉल कर सकते थे। आप चाहें कि आप कॉलम के नेम भी कॉल करें और काउंट स्टैटिक भी कॉल कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है, याद होगा पिछली क्वेरीज। लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये आपका डेटा ग्रुप बाय हो रहा है, किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि भाई मुझे डिपार्टमेंट का कॉलम ला के दो और डिपार्टमेंट वाइज काउंट ला के दो। ठीक है, तो अब आपके पास डेटा इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वो चीज़ जो आपके पास सारे नंबर ऑफ रॉस आ रही थी काउंट स्टैटिक से, वो चीज़ नंबर ऑफ रॉस आई हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट की अलग अलग आ रही हैं। इससे आपको आइडिया हो गया कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग मौजूद हैं। सही है, बाकी सारी चीज़ के उसके ऊपर जितना वर्किंग करनी है वर्किंग कर सकते हैं आप। एज़ लगा लें, यहाँ काउंट लिखा हुआ आ रहा है, एज़ करके बोल दें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। ठीक है,
ग्रुप, अब मैंने आप लोगों को ऑर्डर बाय सिखाया था। ऑर्डर बाय सिखाते हुए मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी साथ में, क्योंकि ऑर्डर बाय का ताल्लुक किससे होता है? ऑर्डर बाय का ताल्लुक आपके एग्जिस्टिंग क्वेरी के रिज़ल्ट से होता है, सही है। ऑर्डर बाय सिलेक्ट के बाद लगता है। ऑर्डर बाय का जो सीक्वेंस है वो भी सिलेक्ट के भी बाद आती है, यानी कि जो डेटा आपकी क्वेरी ने फैच करके लेकर आ गई, उस डेटा को किस ऑर्डर में दिखाना है बस वो बताना है, सही है। तो यहाँ पर अगर मुझे देखना है कि किस डिपार्टमेंट में, अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ कि किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, तो आपको क्या करना होगा? यही डेटा आपके पास मौजूद है। और सवाल ये है कि भाई किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, सही है। ये तो फिर 17-18 कुछ कॉलम है, 17-18 कुछ रॉज है, तो आप शायद ऐसे देख के बता दें। ये 500-600 अगर कॉलम रॉज होंगे तो कैसे देख के बताएंगे? कि को चेक करेंगे? नहीं, आसान तरीका है, उसको ऑर्डर बाय कर लें, जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको सबसे ऊपर कॉल हो जाएगा, और जो सबसे टॉप होगा आप बोल देंगे भाई सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसके अंदर मौजूद हैं, सही। तो इधर भी आप ये कर लें, ग्रुप बाय के बाद सबसे आखिर में क्या लग जाएगा? ऑर्डर बाय किससे, किस चीज़ को ऑर्डर बाय करना है? डिपार्टमेंट को या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को ना। अगर मैं डिपार्टमेंट कर दूंगा तो क्या होगा? ये डिपार्टमेंट नेम वाइज आपका जो है ना ऑर्डर बाय हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट या सेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा, मैं DEST लिख दूंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग सपोर्ट और फिर होते होते आखिर में ही आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम वाइज इसको ऑर्डर बाय नहीं करना, बल्कि काउंट वाइज करना है। काउंट को ऑलरेडी मैं नेम दे चुका हूँ, क्या? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ डिसेंडिंग ऑर्डर, अब मेरे पास डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ट्रांसफॉर्म भी हो गया, सही है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉयज़ हैं, अकाउंटिंग में इतने एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी सेल्स में और ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्टिव जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो आ रहे हैं, सही है। क्लियर हो गया वाली बात? इस क्वेरी के अंदर हमने कोई भी वेयर क्लॉज यूज़ नहीं किया है। अगर मुझे वेयर क्लॉज कहीं यूज़ करना होता तो मैं कहाँ यूज़ करूँगा? सिलेक्ट के बाद। सिलेक्ट के बाद या ग्रुप बाय के बाद? सिलेक्ट के बाद ही करूँगा। ग्रुप बाय के बाद तो पढ़ा ही नहीं हमने अभी, तो सिलेक्ट के बाद ही करूँगा। सवाल वही पूछूंगा जो आप लोगों को आता है, ठीक है भाई। लेट्स सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं मेल एम्प्लॉयज़ के लिए करूँ। वो एम्प्लॉयज़ जो कि मेल हैं, या चलें वो एम्प्लॉयज़ जो फीमेल हैं उनके लिए काम करूँ कि वो किस डिपार्टमेंट में कितने फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ जॉब कर रही हैं। मुझे मेल से कंसर्न नहीं है, सिर्फ फीमेल से। तो यहाँ जो डेटा आपके पास आ रहा है वो तो मेल और फीमेल का दोनों कंबाइन आ रहा है। आपको ये काम करना है, जो ग्रुप बाय लगाना है वो स्पेसिफिक कंडीशन के बाद लगाना है। फीमेल पहले डेटा आपका फीमेल के ऊपर कम हो जाए, वो जो डेटा आपका फ़िल्टर हुआ है फीमेल के ऊपर उसको ग्रुप बाय कर दिया जाए या उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, ठीक है, ताकि आपका जो काउंट है वो सिर्फ फीमेल का है। तो वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, सही है। और इसका बेस्ट तरीका क्या है लिखने का, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। स्ट्रिंग को फिल्टर करने का बेस्ट ऑप्शन क्या था? क्या इसमें सारी फीमेल्स आ जाएंगी? इसने स्पेस दिया होगा फीमेल में, जिसमें एफ छोटा लिखा होगा फीमेल में, वो सारी फीमेल्स आएंगी कि नहीं आएंगी? ट्रिम और अपर ट्रिम दोनों यूज़ करते हुए आप अपने डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर कन्वर्ट कर लेंगी और
इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर भी उसी तरह से इसको मैच करवाएंगी। ये तो क्लियर है ना, ये क्यों भूल गए? तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो याद रखने की बात है ये तो। अपर ट्रिम इक्वल टू जेंडर भी लिख सकता था मैंने, इस तरह भी लिख दिया। सही है, इससे घबराना नहीं है क्या लिखा हुआ है, ये आपको पता चल गया क्या लिखा हुआ है। ये सिर्फ जेंडर इक्वल टू फीमेल लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ। ये क्यों लगा है आपको पता चल गया। सही है, अब जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सिर्फ फीमेल के आ रहे हैं। सही है, डेटा आपके पास क्वेरी आपकी यहाँ से रीड होना शुरू होती है एसक्यूएल के अंदर, फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज के टेबल पे किया कि जहाँ पर जेंडर को अपर किया, ट्रिम किया, उसको इक्वेट करवाया फीमेल से, जो डेटा फीमेल में मैच हो गया उतना डेटा उसके अपने में रखा। उसके बाद ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि उसके अंदर जो डिपार्टमेंट का कॉलम था उसकी यूनिक वैल्यूज़ निकाल के एक जगह पे रखी, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको कॉल किया हुआ था। ठीक है, और साथ में और क्या बोल रहा हूँ मैं, काउंट शेयरिंग, उसके अगेंस्ट जितनी भी रोज आ रही हैं हर एक वैल्यू के अगेंस्ट वो काउंट करके दिखाना शुरू हो गया। काउंट करके दिखा दिया। फिर सबसे आखिर में मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर बाय कर लो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिसेंडिंग ऑर्डर, जो डेटा तुम लेकर आए हो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज सॉर्ट कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज सॉर्ट कर लिया। ठीक है, तो क्वेरी आपकी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई और रिजल्ट्स आपको क्या से क्या मिल रहे हैं। सही है। अच्छा, ये कहा आप मल्टीपल टेबल्स के में भी कर सकते हैं। आप सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं बल्कि आप डिपार्टमेंट के साथ किसी और लेवल के ऊपर भी इसको ग्रुप बाय कर सकती हैं। लेट्स सपोज मैं डिपार्टमेंट के साथ जेंडर बोल देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी डिपार्टमेंट के साथ जेंडर कॉल कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब क्योंकि दोनों चीज़ें ग्रुप बाय में आ रही हैं, तो इंजीनियरिंग मेल फीमेल, अकाउंटिंग मेल फीमेल, ह्यूमन रिसोर्सेज मेल फीमेल, सेल्स का मेल ये रहा, सेल्स का फीमेल नीचे होगा। ठीक है, सर्विसेज मेल, सर्विसेज फीमेल, हर किसी का मेल फीमेल अलग अलग आपके पास आ रहा है। ग्रुप बाय करने के बाद आपको इस आने वाले रिजल्ट के ऊपर फिल्टर लगाना है। पहले तो आप टेबल के फिल्टर लगा रहे थे, तो आपने वेयर लगा दिया, वेयर जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। लेकिन यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि रिजल्ट्स आने के बाद आप उसको फ़िल्टर आउट करें। ठीक है, तो रिज़ल्ट्स आने के बाद अगर आपको फ़िल्टर आउट करना है तो उसके लिए आपको जो कमांड है वो है हैविंग की। ठीक है, हैविंग भी वेयर है। हैविंग और वेयर में कोई फ़र्क नहीं है, बस जब मेन टेबल के ऊपर फ़िल्टर लगना होगा तो वेयर लगेगा। जब एग्रीगेटेड टेबल के ऊपर, यानी कि जो ये रिज़ल्ट है, जब ये एग्रीगेटेड टेबल के ऊपर फ़िल्टर लगना होगा तो हैविंग लगेगा। और हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले डेटा आपका एग्रीगेट लेवल के ऊपर कन्वर्ट तो होगा, तभी तो उस पर फ़िल्टर लगा सकेंगे आप। जब डेटा आपका कन्वर्ट ही नहीं हुआ एग्रीगेट लेवल के ऊपर तो आप फ़िल्टर कैसे लगाएंगे। सही है, तो हैविंग जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। अब सारा डेटा आ रहा है सिर्फ फीमेल का। ठीक है, ये पहले अब फिल्टर नहीं हो रहा, पहले पूरा डेटा आ रहा है, क्लब हो रहा है, और फिर आखिर में रिज़ल्ट निकलने से पहले आपको फिल्टर आउट होके शो हो रहा है। इसमें और उसमें फ़र्क है। इन दोनों की कंप्यूटेशन पावर में ही बहुत फ़र्क है, इन दोनों क्वेरीज़ की।
अगर आपके पास समझें एक बहुत बड़ा कोई टेबल मौजूद है जिसके ऊपर आप अपनी वर्क क्वेरीज लगा रहे हैं और वहाँ आपने ग्रुप बाय लगा लिया, पहले आपने डेटा को फ़िल्टर किया और फ़िल्टर करने के बाद ग्रुप बाय लगाया, तो क्वेरी आपकी नॉर्मल तरह से चलेगी। लेकिन आपने उस पूरे 1 मिलियन रॉस के टेबल के ऊपर आपने पहले ग्रुप बाय लगा दिया, कोई 500 यूनिक वैल्यूज़ थी वो निकल कर आ गई, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप बाय होने के बाद दो कंडीशन के ऊपर डिपार्टमेंट और जेंडर वाइज आपने ग्रुप बाय लगा दिया, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है ना इसमें सिर्फ मुझे जेंडर चाहिए, तो कंप्यूटेशन बढ़ गई आपकी, क्योंकि आपका डेटा डिपार्टमेंट एंड जेंडर दोनों वाइज आपका डेटा ग्रुप बाय हो गया, फिल्टर हो गया, सॉरी एग्रीगेट लेवल हो गया। और फिर आप उसको कह रहे हैं नहीं अब मुझे सिर्फ जो है ना आप जेंडर दे दो, जेंडर फीमेल दे दो, तो उसने वो जो आधी वर्किंग करी वो बेकार गई उसकी, लेकिन उसने वर्किंग पूरी करी, वर्किंग कंप्लीट हुई और रिज़ल्ट आपको आधा निकल कर आया, सही है। तो हैविंग यूज़ करना होता है, लेकिन सब जगह यूज़ नहीं, जहाँ हैविंग की ज़रूरत होगी वहीं हैविंग यूज़ होगा, जहाँ वेयर की ज़रूरत होगी वहाँ वेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। हैविंग के अपने यूज़ केसेस हैं। अगर आपको लेट्स सपोज यहाँ पे कॉलम चाहिए लाजमी, सही है, तो आपने यहाँ पे हैविंग लगाना पड़ेगा, वरना अदरवाइज़ आप चाह रही हैं कि फीमेल तो आ जाए, तो आपने यहाँ पर फीमेल अगर लिख दिया, अगर आप यहाँ पे जेंडर कॉल करेंगी तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ चल गया है, लेकिन ये आपको एरर दे सकता है। एरर क्या दे रहा है कि जो है ना आपने एग्रीगेट के अंदर यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये आपका मोस्टली एरर होता है, यहाँ पर यहीं पर ही चल रहा है, आपका मेन एसक्यूएल के अंदर कभी नहीं चलेगा इस तरह से कोई नहीं आपकी, ठीक है, क्योंकि जेंडर कुछ नहीं पता उसको जेंडर क्या है, इसने आपके डेटा को डिपार्टमेंट वाइज एग्रीगेट कर दिया, सही है। तो कभी भी इस तरह से आप नंबर कॉल नेम का कोई भी कॉलम कॉल नहीं कर सकते जब भी आपने एग्रीगेट में इसको यूज़ नहीं किया होगा, सही है। क्लियर हो गया ग्रुप बाय? क्वेश्चन मिलेंगे ज़्यादातर ग्रुप बाय के करने को। अब आ जाते हैं कुछ टाइम डेट के फंक्शंस के ऊपर। हमारे पास डेट के जिस तरह से आपने स्ट्रिंग के मल्टीपल फंक्शंस देखे थे, इंटीजर्स के मल्टीपल फंक्शंस देखे थे, उस तरह डेट के मल्टीपल फंक्शंस हैं। डेट के फंक्शंस में से आपके पास कौन कौन से फंक्शंस आते हैं तो पहले यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं बताता हूँ। डेट के फंक्शन में सबसे पहले आपके पास आसान वही फंक्शन है आपका एयर का, ठीक है। यहाँ पे बर्थ डेट मौजूद है, अगर मैं एम्प्लॉय की बर्थ डेट देख रहा हूँ तो मैं साथ में उसकी एयर अलग से भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय की बर्थडे और इसका खाली एयर क्या है, एयर एक फंक्शन है, डेट फंक्शन है जो आपके डेट के कॉलम के अंदर से डेट का एक पार्ट निकाल के दे सकता है। इस तरह से मंथ आपके पास एक फंक्शन है जो कि आपके पास इस बर्थडे में से मंथ आपको निकाल के अलग से दे सकता है। इसी तरह से आपके पास डे एक फंक्शन है जो कि आपके पास इस बर्थडे में से जो डे का पार्ट है वो निकाल के आपको अलग दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपको से मैं क्वेरी पूछूं कि उन सारे लोगों का डेटा लेकर आ जाए कि जो 1995 में पैदा हुए हैं, तो आप क्या करेंगी?
आप क्वेरी लगाएंगे बिटवीन वाली, है ना, वेयर बर्थडे इज़ ग्रेटर देन 1 जनवरी 1995 एंड बर्थडे इज़ लेस देन 1995 के 31वां दिन 12वां महीने का। सही है, या तो बिटवीन लगा लेंगी, वेयर बर्थडे बिटवीन फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट, तो भी वर्किंग हो जाएगी आपकी। वही वाली वर्किंग आप इस तरह भी कर सकती हैं। सन 2000 ईयर्स के लोगों का देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो इस ईयर में पैदा हुए हैं, तो मेरे पास इतने लोग हैं। ठीक है, इसी क्वेरी को आप इस फॉर्म में भी लिख रहे थे पहले, ऐसा ही है ना, याद आया कि नहीं आया? फिर रिजल्ट आपके पास यही आ रहा था। अब क्योंकि आपने एयर का फंक्शन पढ़ लिया है, तो आप इसको एयर के फंक्शन के ज़रिए भी लिख सकते हैं। वेयर एयर ऑफ बर्थडे इज़ इक्वल टू 2000। सही है, वो सारी डेट्स जिनका बर्थडे का ईयर 2000 होगा वो आ जाएंगी, वही चीज़ है। ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को कितनी सेल्स हो रही है, अगर मैं ये कोई आपसे लगवानी हो तो आपको क्या करना होगा, वेयर डेट का कॉलम जो भी है उसके ऊपर वेयर डे ऑफ ऑर्डर डेट, जो भी आपकी डेट है, इज इक्वल टू 1। तो हर दिन की पहली सेल्स का डेट आपके पास आ जाएगा, पहले दिन की सेल्स का डेट आपके पास आ जाएगा। सही है, इस तरह से आप मल्टीपल क्वेश्चंस निकाल कर उस पर वर्किंग कर सकते हैं। इसी के अंदर यहाँ पे आपके पास, अच्छा ये बात भी आपको साथ साथ क्लियर हो गई कि फंक्शन आप चाहें तो सिलेक्ट के बाद लगा लें, चाहें तो वेयर के बाद लगा लें, या चाहें तो और फर्दर आओ कहीं और लगाएं तो उधर भी लगा लें। ठीक है, सब जगह लग सकता है। इसका एक क्वेश्चन बनाएं, कितने लोग हर साल एयर वाइज आपकी एम्प्लॉयज़ की बर्थडे, बट दे आर सॉरी, हाँ बर्थ ईयर वाइज आपके एम्प्लॉयज़ का डेटा मुझे चाहिए। 2000 के पैदाइश के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 2001 की पैदाइश के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 2005 के पैदाइश के कितने एम्प्लॉयज़ हैं। जी, क्वेरी आप लोग बनवाएंगे। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। सवाल यह है कि हर साल या हर महीने कितने एम्प्लॉयज़ की बर्थडे आती है, हर महीने कर लेते हैं। सही है, ग्रुप बाय अगर मैं सिंपल इसको बर्थडे कर दूंगा तो सिर्फ वो डिस्टिंक्ट डेट 1 जनवरी 2012, फिर 2 जनवरी 2012, इस तरह की डेट मेरे पास ग्रुप बाय हो जाएगी। सही, मुझे चेक करना है कि मंथली कितने एम्प्लॉयज़ की बर्थडे आ रही है, तो मैं इसको अगर मैं मंथ के फंक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा तो अब इससे क्या निकल कर आएगा, 1 से लेकर 12 तक की नंबर निकल कर आएंगे। ठीक है, ग्रुप बाय हो गया मंथ, इसको आप कॉल कर लें यहाँ पर। ग्रुप बाय लगा है तो एग्रीगेट ज़रूर लगेगा कोई। ठीक है, सिंपल। इसको ऑर्डर बाय कर लें। ऑर्डर बाय किस पे, काउंट डायरेक्ट तो नहीं करेंगे हम, इसको हम कर देंगे मंथ वाइज ही करेंगे। सही है, ताकि 1 से लेकर 12 तक के नंबर निकल कर आ जाए ना।
जी भाई, जनवरी में कितने एम्प्लॉयज़ की बर्थडे आ रही है? 1864 लोगों की बर्थडे आ रही है। फरवरी में कितनों की आ रही है? 1767 जितने भी है। मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। तो यही काम अगर एयर वाइज करना तो बस सिंपल जहाँ पे एयर मंथ लिखा था वहाँ पे एयर लिख देना था। ठीक है, एयर वाइज, एक सेकेंड लिख देता हूँ। एयर वाइज आपके पास किस एयर में कितने एम्प्लॉय पैदा हुए, तो 1965 में 133 एम्प्लॉय पैदा हुए, 66 में इतने, 67 में इतने, और ये आपके पास सन 2002 के अंदर आखिरी जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास वो 417 लोग हैं जो कि आपके ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेरी बोली थी निकालने को। सही की थी, ग्रुप बाय, मेजर कॉन्टैक्ट तो ग्रुप बाय था ना जी। इससे कितना डिफर है? लाइक वेयर क्यों लगाया? 1995 मंथ। अच्छा, मंथ बर्थडे इक्वल्स टू जनवरी। अब सिर्फ जनवरी के मंथ का निकालनी थी, फिर सही है। अच्छा देखें, इससे आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं इसके? इससे आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मज़ा नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आए। वैसे तो ये काम फंक्शन के ज़रिए हो जाता है। आई भूल जाए फंक्शन नहीं है आपके पास कोई? हाँ नहीं नहीं, यहाँ 1 से लेकर 12 तक के नंबर आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ नंबर नहीं है ना, बाकायदा मंथ के नेम लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी जी। लगेगा अब यहाँ पर क्या? केस वैन लगेगा। जो ग्रुप बाय होगा वो किसके ऊपर होगा? वो केस वैन के ऊपर ग्रुप बाय होगा। सही है, क्लियर हो गया है ये वाली बात? यानी कि आप लोगों को ग्रुप बाय यहाँ नहीं, बल्कि थोड़ा मुश्किल क्वेरी है, ज़रा तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट हिला देगी शायद, जो बोलेंगे ये क्या करवा दिया। ठीक है, ग्रुप बाय मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल एक इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। केस वैन अच्छा आ गया। चले 1 इक्वल्स टू 1, देन जनवरी वैन ना, टाइम नहीं, मैं पूरा मत लिखूंगा, इसलिए आप आधा लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, एल्स मेरे पास कोई भी नहीं है तो मैं एल्स में वैल्यू नहीं दे रहा, पर डायरेक्ट बोलता हूँ एल्स एंड। ठीक है, पहले जो मैंने एक लिखा था ग्रुप बाय मंथ ऑफ बर्थ ईयर, वो इस फॉर्म में चेंज हो गया है।
एक चीज़ आपको पता है कि जो चीज़ आप ग्रुप बाय के अंदर लिखेंगे वही आपको ऊपर भी कॉल करनी होती है। ऊपर तो मैंने क्या कॉल किया हुआ है, मंथ ऑफ बर्थ ईयर। मैं चला के देखता हूँ ये क्वेरी के अंदर कोई ना कोई एरर आ जाएगा। सही है, इसको ये कर देते हैं। सही है, लेकिन यहाँ फिर भी आपको 1 से लेकर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर मंथ ऑफ बर्थ ईयर ही कॉल किया हुआ है। तो उससे समझ में आता है, क्योंकि आपने ग्रुप बाय केस वैन लगाया है। वो ग्रुप बाय करने के, ग्रुप बाय जब कर रहा है तो इस फॉर्म में पहले आपके डेटा के अंदर इफ़ कंडीशन लगा के एक समझे एक टेबल बना, एक कॉलम बना रहा है और उसके ऊपर ग्रुप बाय लगा रहा है, लेकिन वो कॉल तो नहीं कर रहा। तो ये पूरा मसाला जो आपने लिखा है ना, उसको कॉपी करके आपको इधर भी पेस्ट करना पड़ेगा। फिर जब आप चलाएंगे तो आपके पास इधर इस फॉर्म में है। ठीक है, समझ में आया कि ऊपर जो है वो क्या काम कर रहा है और नीचे वाला क्या काम कर रहा है। नीचे वाला उसको ग्रुप बाय में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे उसी फॉर्म में, जब तक वो दिखाएगा नहीं। एक ही चीज़ है, आपके पास 2 दफ़ा इंजन चल रहा है। एक दफ़ा वो ग्रुप बाय करने के लिए इंजन चला रहा है मंथ का, जिसके बाद एक बार करके चेक कर रहा है। अगर वो 1 है तो उसको जनवरी बोल रहा है, फिर वो फ़ौरन से कन्वर्ट करता है। अगर 2 हो तो फरवरी बोलता है। उन सबको करने के बाद उसमें ग्रुप बाय करता है, एग्रीगेट लेवल पे लेके आता है। एग्रीगेट लेवल पे जाने के लिए उसको दोबारा कॉल भी करना है अब, क्योंकि असल में कोई कॉलम नहीं है टेबल के अंदर जो आपको कॉल कर सकें। आपका अपना बनाया हुआ है केस वैन है, तो आपको यहाँ इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ दोबारा यहाँ पर कॉल करनी पड़ेगी। होम मिनिस्टर की कॉल है ज़रा। कहाँ? वैन बर्थ डेट, ये तो कॉलम है आपके पास, ये तो कॉलम है आपके पास। डेट का कॉलम है जो कि आपकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर रहा है मंथ के नंबर में। सही है, देखिए एक नया कॉन्सेप्ट तो समझाने आ रहा हूँ। ये जो इतनी ख्वारी करी है मैंने, ये मुझे शौक़ नहीं था, दिखाने की वजह से था कि अभी तो आपने एक वैन लगाया है। इस तरह के अगर आपको कोई डबल ट्रिपल वर्किंग करनी हो सके तो आपने ग्रुप बाय के अंदर अलग आपने वर्किंग की होगी और किसी और जगह पे अलग वर्किंग की होगी। सही है, तो इस तरह की ख्वारी से बचने के लिए आपको जिस कॉन्सेप्ट को समझना होता है या जिस कॉन्सेप्ट पे अमल करना होता है वो होता है सब क्वेरी। ठीक है, ये याद रहेगा। इस क्वेरी पे दोबारा आएंगे हम अभी। मैं इस क्वेरी को हटा रहा हूँ, ये मैंने हटा दी क्वेरी। फिलहाल उसके बाद कॉपी कर ली एक जगह, लेकिन क्वेरी हटा दी। एक सेकेंड करके पूरी कॉपी कर ली मुझे सही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यही जो मैंने वर्किंग करी है ना, इस वर्किंग को अपने पास एक सिंपल मैंने केस वैन की फॉर्म में लिखकर एक टेबल बना दिया। कि जहाँ पर अब मेरे पास पूरा टेबल आने के बाद आखिर के अंदर एक कॉलम आ रहा है कि जिसके अंदर वो एम्प्लॉइज़ का बर्थ मंथ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अपने इस टेबल के ऊपर ग्रुप बाय लगा दूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। अगर मैं यहाँ ग्रुप बाय लगाऊंगा तो वो ग्रुप बाय के लिए के अंदर तो ये वाला कॉलम मौजूद नहीं है, वो ये वाली कंडीशन दोबारा लिखनी पड़ेगी जैसे मैंने अभी लिखी थी। उसके लिए ये है कि मैं इस पूरी क्वेरी को एक दूसरी क्वेरी के अंदर कॉल करूँ।
सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, आप ये करते हैं। इस पूरी क्वेरी का रिजल्ट क्या है, एक टेबल है, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस क्वेरी बोल दूँ तो क्या होगा, उस टेबल के अंदर खुद एक टेबल मौजूद है, बात वही होगी, टेबल ही कॉल कर रहा हूँ मैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस, ये क्या है, एक पूरा एक टेबल है, आप इसको बोलते हैं एस टेबल बोलते हैं, आप इसको T1 बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये कॉलम हमेशा आएगा। अब जब ये कॉलम आपका हमेशा आएगा तो अब यहाँ पर आप ग्रुप बाय, इसका मैंने कोई नाम नहीं दिया था, तो पहले मैं अंदर जाके जहाँ मैंने केस मैन ख़त्म किया था वहाँ जाके इसको एक ऐसा नाम देता हूँ, एज मंथ करके नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। बर्थ मंथ के नाम से बर्थ मंथ नाम देता हूँ मैं इसको, ठीक है। बर्थ मंथ आ गया। ग्रुप बाय इससे बर्थ मंथ, और यहाँ पे ऑल की जगह मैं बर्थ मंथ और काउंट ऑफ स्टेरिक बोल दूँ। वही क्वेरी रन हुई है, वही रिजल्ट आया है, नहीं अब मुझे वो केस वैन वाली वर्किंग थी वो 2 दफ़ा नहीं सिर्फ 1 दफ़ा लिखनी पड़ी। अप्रोच क्या करी मैंने, चेंज कर दी, पहले एक टेबल बना लिया और उसको एक दूसरी क्वेरी के अंदर कॉल कर दिया, वरना मुझे वही चीज़ जो कि मैंने ग्रुप बाय में लिखी थी वही चीज़ मुझे ऊपर भी लिख के कॉल करनी पड़ी, क्योंकि मुझे उसको उस तरह से देखना पड़ रहा था। हुआ, क्लियर हुआ? चल दोबारा कर लेते हैं, मसला नहीं है। इतना क्लियर हो गया? अंदर वाली क्वेरी क्लियर हुई थी? अंदर वाली क्वेरी से एक टेबल निकल के आ रहा था, सही है। जो हमारी बेसिक क्वेरी होती है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, तो उस टेबल के नाम की जगह ही, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज की जगह मैंने क्या दे दिया, ये पूरी क्वेरी दे दी, क्योंकि इस क्वेरी का रिजल्ट क्या है, एक टेबल है। तो मैं एक टेबल का नाम दूँ या एक ऐसी चीज़ दे दूँ कि जिसके अंदर खुद टेबल मौजूद है, बात एक ही है, सही है। तो पहले अंदर वाली क्वेरी रन होगी, अंदर वाली क्वेरी क्या करेगा, रन करेगा, तो सारे कॉलम लेकर आ जाएगा और एक नया कॉलम खड़ा करेगा कि इसका नाम रखेगा बर्थ मंथ, और इस बर्थ मंथ के कॉलम के ऊपर एक कॉलम क्रिएट कर देगा जिसके अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर की वैल्यूज़ आ रही होंगी। ये पूरा टेबल कॉल हो जाएगा आपका इस क्वेरी के अंदर, कि जिसके अंदर आपने कॉल कर लिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वो टेबल जिसको आपने T1 का नाम दिया है, सही है। यहाँ पर जब आप सब क्वेरी पे काम करेंगे तो आपको एलियस देना लाजमी हो जाता है, क्योंकि विदाउट एलियस बाज़ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि बाज़ अभी तो हमने एक नया कॉलम पे काम किया है बर्थ मंथ, सही है, कुछ और वर्किंग करेंगे ना, लेट्स सपोज यहाँ पे आईडी लिखता हूँ, आईडी का कॉलम, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि आईडी का कॉलम तो इसके अंदर भी मौजूद है और आईडी का कॉलम बाहर भी आप कॉल कर रहे हैं, या आगे दूसरी और भी एग्जाम्पल हमारे पास आएंगी जब हम ज्वाइन लगाएंगे। तो सिमिलर दो डिफरेंट कॉलम्स के टेबल्स के अंदर आपको सिमिलर कॉलम के नाम मिल सकते हैं। एम्प्लॉय की टेबल के अंदर भी नेम का कॉलम मौजूद है और कस्टमर के टेबल के अंदर भी नेम का कॉलम मौजूद है। अगर आपने इन दोनों में कोई ज्वाइन लगाया हुआ है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि नेम से मुराद कौन सा नेम है, कस्टमर का नेम कि एम्प्लॉय का नेम। तो आपको यहाँ पे इसको बताना पड़ता है, भाई मैं इस वक्त T1 कॉलम के बर्थ ईयर की बात करता हूँ, ठीक है। इस तरह T1 के सारे वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, T1 डॉट करके आप रेफर कर सकते हैं कि यहाँ आप स्पेसिफिकली उस जो टेबल है उसके कॉलम की बात कर रहे हैं, या इधर भी आप ये कर सकते हैं T1 डॉट बर्थ मंथ।
ये वैल्यूज़ देखी हैं तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ वर्किंग करने में। बाकी आप फर्दर जो वर्किंग करनी है ऑर्डर वाई वगैरह वो सब कर लें। बर्थ मंथ लेकिन नेम वाइज सेंडिंग कर देगा। सही है, जो भी फ़िलहाल आपके पास वैल्यूज सॉर्ट होके आ रही हैं नेम वाइज। सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सब क्वेरी का डिटेल टॉपिक है, इसको हम मज़ीद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमें क्या देखना है, चलिए सब क्वेरी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं, मसला नहीं है। एक और आप कॉन्सेप्ट, अभी हम जिस कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, जिस जनरल कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, वो था हमारे पास डेट के फंक्शंस। डेट के फंक्शन पे आपके पास एक फंक्शन और भी है जिसको हम कहते हैं डेट डिफ। तो ये डेट के बहुत सारे फंक्शन हैं, डेट ट्रंक, डेट ऐड, डेट सब्ट्रैक्ट, डेट फॉर्मेट, डेट डिफ, डेट पार्ट, डेट टाइम स्टैम्प, डेट टाइम। सही, वो जो वर्किंग जिसको लिए हमने पूरा केस वैन लगाया वो वर्किंग डेट फॉर्मेट से हो जाती है। सही है, क्या आप डेट को फॉर्मेट चेंज कर दें, मंथ के नेम में फॉर्मेट उसका चेंज कर दें तो ये हो जाता है। सही है, सिखाने के लिए, लेकिन मैंने इतनी बड़ी वर्किंग लगाई थी। डेट डिफ का फंक्शन, डेट डिफ का फंक्शन क्या करता है, आपके दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। अगर मुझे अपनी एज कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या करना है, अपनी बर्थडे से लेकर आज तक की तारीख के दरमियान जो ईयर का डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करना है, मेरा एज बन जाएगी वो। किसी एम्प्लॉय का टेन्योर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसकी हायरिंग डेट से लेकर उसकी टर्मिनेशन डेट या उसके रिज़ाइन डेट तक का जो नंबर ऑफ़ पीरियड बनता है, नंबर ऑफ़ ईयर्स में या मंथ्स में, उसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा कि इसके इतने महीने या इतने साल बनते हैं। सही है, वो भी एज होती है। सही है, ये भी एज है। या और कोई डिफरेंस, ऑर्डर के आने से लेकर, ऑर्डर बुकिंग डेट से लेकर ऑर्डर के शिपमेंट डेट के दरमियान आपने कितना टाइम लगाया। सही है, टैट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, टर्न अराउंड टाइम अपना, तो आप इससे इस फंक्शन के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ऑर्डर जो आया है और उसको हमने जिस दिन शिप किया है उसमें कितने दिन लग रहे हैं, कितना जल्दी हम अपनी कंपनी को इतना प्रोडक्टिव बनाएं कि हमारा ऑर्डर का जो डिलीवरी टाइम है वो सेम डे हो जाए या उसमें जो टाइमिंग शिपिंग टाइम है वो कम से कम हो जाए। सही है, जो बीच में डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ़ डेज़ का वो कम से कम हो जाए। तो ये वो डिफरेंस निकालने के लिए ईयर्स का दो डेट्स के लिए आपको डेट डिफ का फंक्शन यूज़ करना होता है। सही, डेट डिफ का फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए पहले आप इसको बता देंगे कि आपको क्या किस फॉर्म में आपको रिटर्न चाहिए, डिफरेंस किस फॉर्म में चाहिए, एयर फॉर्म में चाहिए। पहली डेट क्या है, आपकी बर्थडे है, और दूसरी डेट क्या है, मैं कह रहा हूँ दूसरी डेट हमारे पास आज की डेट है। आज की डेट को का एक फंक्शन ज़रूर मौजूद होता है एसक्यूएल के अंदर, हर जगह अलग अलग होता है, कहीं नाउ के नाम से होता है, कहीं पर ही करंट डेट के नाम से होता है, कहीं पर किसी और नाम से होता है, तो यहाँ पर नाउ के नाम से। तो बर्थडे से लेकर नाउ तक का ईयर्स में डिफरेंस चाहिए। ठीक है, कहाँ से भाई, ह्यूमन रिसोर्सेज से। ये देखना पड़ेगा, पैरामीटर वालों का आगे पीछे होते हैं। हाँ सही है, फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, और किस फॉर्म में डिफरेंस चाहिए, ईयर। अगर आप यहाँ मंथ्स लिख देंगे तो आपको डिफरेंस मंथ्स की फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा, कितने महीने बनते हैं इन दोनों डेट्स के दरमियान। डेज में लिख देंगे तो कितने डेज बनते हैं इन दोनों के दरमियान।
ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप कॉल कर लें चाहें तो, बट देखना चाहें देख लें। सवाल दूँ क्वेरी लिखने को? सवाल ये है कि आप एक क्वेरी बनाएं। ये तो आपके पास एयर्स आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ अपने एम्प्लॉयज़ के जो एज है इसको एक एज बैंड में कन्वर्ट कर लूँ। 25 से 30 साल, 30 से 40 साल, 40 से 50 साल, 50 से 60 साल एंड 60 अबव। ये इन एज को एज बैंड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। एज तो मेरे पास आ गई, इन एज के मैं एज बैंड्स बनाने चाह रहा हूँ। मतलब कि ये 58 से 52 हैं, इस तरह से कि मैं चाह रहा हूँ कि जो आपके पास एज है उसका एज बैंड बना दिया जाए। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय की वो एज बैंड मेरे पास कुछ ये हों। ठीक है, 20 से 30 साल, 31 से 40 साल, 40 से 50 साल, 51 से 60 साल और 60 प्लस। चलिए इसको भी कर दें। बिलो 30 वाले 31 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और ये 60। तो अगर किसी एम्प्लॉय की एज 58 हो तो वो आपका इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। ये भी इसमें करेगा, ये भी इसमें करेगा, ये आपका इसमें फॉल करेगा, ये भी आपका इसमें करेगा, ये वाला आपका इसमें करेगा और ये वाला आपका जो है बिलो 30 में फॉल करेगा। बनाएं। डेट डिफर फंक्शन आपके सामने मौजूद है। ठीक है, दोनों मेथड से क्वेरी होगी। पहले डायरेक्ट मेथड से हो रही है क्वेरी। आपको पता है कि इस तरह से आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, ईयर्स आ जाएंगे। अगर आप सिंपल ये कमांड रन कर दें तो आपके पास सारे कॉलम्स और एक कॉलम जिसका नाम डेट डिफ है उनके आ जाएगा, जिसमें दोनों डेट्स, जिसमें आपकी एम्प्लॉयज़ की एज आ जाएगी, करंट एज। एज के बैंड बनाने के लिए आपको यहीं पर ही केस वैन लिखना पड़ेगा, केस वैन। और यहाँ पे क्योंकि कॉलम क्रिएट हुआ नहीं है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये कंटेंट बार बार पेस्ट करना पड़ेगा। डेट डिफ ग्रेटर दैन सिक्सटी हो तो आप बोल दें 60 प्लस, when date diff is greater than 50 हो, greater than 51, चलें greater than 50 वही चले आएगा, then 51 to 60, when is greater than 40 तो आप बोल दें 41 to 50, when is greater than 30 तो आप बोल दें इसको 31 to 40, ठीक है। एल्स
बिलो 30, ठीक है, एंड सिंपल। कहाँ मसला आ गया, केस कॉमा नहीं लगाया था, ठीक है, सही है। तो ये एक और कॉलम आपके पास आ गया, 58 है तो 51 to 60 लिखा हुआ आ गया, 39 है 31 to 40 लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी, 24 है तो बिलो 30 लिखा हुआ आ गया, 31 है 31 to 40 लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी। डिफरेंट एज पे उनके एज बैंड निकल कर आ गए। ये तो हो गया इस क्वेरी का डायरेक्ट मेथड, कुछ भी नहीं करना था आपने। एज क्योंकि आपके पास कैलकुलेट नहीं हुई थी तो आपको बार बार हर लेवल पे एज को कैलकुलेट करना था, और एज कैलकुलेट करके उसको फिर केस वैन के ज़रिए आपको अगर वो वैल्यू इससे बड़ी हो तो उसको चेंज करना था बैंड्स के अंदर। हाँ हाँ सही, बिल्कुल। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। इसका इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इसका इनडायरेक्ट मेथड सब क्वेरी है कि आप बार बार डेटिव यूज़ कर रहे हैं। इससे बेहतर ये कि आप इसको एज एज के नाम से आप एक कॉलम क्रिएट कर लें, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास एज के नाम से एक कॉलम क्रिएट हो गया। अब जो आप फर्दर वर्किंग कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इस टेबल से, और यहाँ पर आप फिर ये कर लें, और यहाँ पर बार बार आपको एज देना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी जगह आप सिंपल एज देते हैं। फंक्शन आपने बार बार कॉल नहीं किया, बल्कि फंक्शन आपने एक ही दफ़ा कॉल करके एक ही दफ़ा वर्किंग कर ली, और फिर जो कॉलम आपने बनाया उसी को बार बार आप कॉल कर रहे हैं। क्यों एरर दे रहा भाई? ठीक है, कॉलम आ गया और उसके आपके बैंड्स आ गए। अब आ रहा हूँ डेसिमल पे। इन लोगों को तो डेसिमल की क्वेरी बताई नहीं थी ना। मेरा सवाल दूसरा ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। डेसिमल वाला घर से दे देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, मुझे इसी क्वेश्चन को मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जो एज आ रही हैं ये पॉइंट डेसिमल में आए, सही। पॉइंट डेसिमल में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मैं सिंपल क्वेरी पे आ जाता हूँ अपनी, बस मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एज जो है पॉइंट डेसिमल में आ जाए, सही है। मुझे और कोई मतलब नहीं है, किसी बैंड से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ मेरे पास जो क्वेरी, यहाँ जो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं, राउंड ऑफ फॉर्म में आ रहे हैं, पॉइंट में नहीं आ रहे। पॉइंट में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? आप डे में कन्वर्ट करें तो आपके पास यहाँ पर बर्थडे से लेकर आज तक की तारीख में का दिनों के हिसाब से डिफरेंस आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लें 365 से। अब जो आपके पास एज आएगी वो एग्जैक्ट पॉइंट में आएगी। सही है। सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सवाल में पार्ट था कि मैंने स्पेसिफिक इनसे सवाल पूछा था कि आपको एज निकालनी है 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर। अभी यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं। अगर 2 डेसिमल प्लेस में चाहिए होगा तो क्या करेंगे? लास्ट क्लास में एक फंक्शन देखा था हमने, न्यूमेरिक फंक्शन देखा था, राउंड का देखा था, वर्किंग नहीं की थी। इसके ऊपर
राउंड लगा दूँ और राउंड करके मैं इस पूरी वर्किंग बता दूँ कि राउंड कितने डेसिमल प्लेस में, 2 डेसिमल प्लेस में राउंड कर दूँ। सही है। तो मेरे पास अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस में राउंड होकर आएंगे। सही है। राउंड एक फंक्शन है जो कि आपसे 2 चीज़ मांगता है, एक वो कि वैल्यू बताएं और उसको कितने डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है। राउंड का फंक्शन आपके पास एक्सेल में भी लग सकता है। सही है। लेट्स सपोज आपकी ये वैल्यू थी, ठीक है, आप इस पर राउंड लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपसे पूछता है कि कितने वेक्टर वैल्यू बताओ और उसको कितने डेसिमल प्लेस में करना है। अगर मैं 3 यहाँ लिख दूंगा तो बाकी सारे डेसिमल प्लेस ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस आ जाएंगे। तो इसमें राउंडिंग का जो फंक्शन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास की केमिस्ट्री में, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? फर्स्ट ईयर में ही पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर किसी ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह तो, कॉमर्स वगैरह को नहीं पता होगा तो वो कॉमर्स वालों के लिए भी यूज़ होता है भाई। अकाउंटिंग एक सेम ही चीज़ है। सही है। ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 अगर आपके जो वैल्यू है उस पर राउंडिंग करनी होती है, ठीक है। तो उस पर आप राउंड कैसे करेंगे? राउंड का तरीका आसान है। तो मैंने इधर यही किया है कि जो मेरी वैल्यूज़ जिसमें पॉइंट समथिंग ज़्यादा आ रहे थे, मैंने उसको 2 डेसिमल प्लेस में राउंड कर दिया है, ठीक है। इनाम किसको?